नमस्कार दोस्तों, गुरु ज्ञान अकेडमी के ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना अरुण कुमार शर्मा और आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है फोटो केमिस्ट्री। कौन सी है बेटा? फोटो केमिस्ट्री। फोटो केमिस्ट्री, ठीक है। तो बेसिकली जो फोटो केमिस्ट्री है वो है क्या? ये है स्टडी ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्या है बेटा? स्टडी ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब सवाल ये होता है कि व्हाट इज द फोटोकेमिकल रिएक्शन, कि फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होती है। वो रिएक्शन, वो केमिकल रिएक्शन जो एक स्पेसिफाई वेवलेंथ या विशेष तरंगदैर्घ्य की लाइट या ईएमआर द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। क्या कहा मैंने? ठीक है नहीं है? देखो, स्टडी ऑफ, आराम से लिख लेना बेटा, स्टडी ऑफ केमिकल चेंजेस, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन का अध्ययन है ये। केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस्ड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट absorption of light ranging from 200 नैनोमीटर to 800 नैनोमीटर, ठीक है। हाँ, ध्यान रखना, आपको थोड़ा थोड़ा स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में आ रहा होगा, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं बेटा? इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर के साथ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंट्रैक्शन होता है उसे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टडी करते हैं। तो वहां पे भी एक बात बताई थी कि हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो है ईएमआर को स्टडी करते हैं। किसको करते हैं? चेंज इन ईएमआर अगर स्टडी होता है तो वो कहलाता है आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी, और चेंज इन मैटर होता है तो वो कहलाता है फोटोकेमिस्ट्री। लेकिन फोटोकेमिस्ट्री के लिए जरूरी है कि इस रेंज का होना। तो ये रेंज किसकी है भाई, पता हो तो तुम्हें? तो ये रेंज है यूवी विजिबल की। किसकी है? यूवी विजिबल की, जो आपने पिछले साल पढ़ा था। यूवी विजिबल की रेंज है ये, दिख गया होगा, पता है आपको। 200 से 400 तो होती है आपकी यूवी की, और 400 से 800 होती है विजिबल की, ठीक है नहीं है? कोई दिक्कत? तो फोटोकेमिस्ट्री क्या है? फोटोकेमिकल रिएक्शन की स्टडी है, और वो भी खास फोटोकेमिकल रिएक्शन कौन सी? वो रिएक्शन जो किसी भी विशेष प्रकार के प्रकाश जिसकी रेंज ये हो उससे इनिशिएट होती है, शुरू होती है। कुछ आइडिया लगा? अब देखो, आप समझने की कोशिश करना। अपने पास जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है, आपको पता है अच्छी तरह, रिएक्शंस अपने पास दो है। अपने पास रिएक्शंस बेटा दो हैं। एक तो कहलाती है फोटोकेमिकल रिएक्शन, और एक कहलाती है डार्क रिएक्शन या थर्मल रिएक्शन। एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है बेटा डिफरेंस थर्मल रिएक्शन। तो ध्यान रखना, आलतू फालतू बकवास मत लिखना इसमें, आपको नॉर्मली बात लिखनी है। कैसे? ऐसे नहीं कि ये प्रकाश की उपस्थिति में होती है, प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है, ऐसा नहीं लिखना है। बहुत सोच समझ के लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर के पास टाइम नहीं होता पढ़ने का। सबसे इंपॉर्टेंट, उसको मेन पॉइंट जो फोकस करवानी है अंडरलाइन करके आओ, ठीक है नहीं है? ये कहाँ होती है? ये होती है वो केमिकल रिएक्शंस विच प्रोड्यूस्ड बाय यूवी विजिबल रेज, है ना? या खास बात यूवी रेज, है ना? 200 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर की लाइट में ये प्रोड्यूस करवाई जाएगी, ठीक है नहीं है? यहाँ पे ये लाइट इनसिग्निफिकेंट रहेगी। क्या रहेगी? इनसिग्निफिकेंट, यानी यूवी रेज का कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, कोई दिक्कत। दूसरी चीज, अब देखो फोटोकेमिकल रिएक्शन है, अगर मान लो कि फोटोकेमिकल रिएक्शन आ रहा है यहाँ पे, तो नाम में फोटो है। फोटो का मतलब फोटोन कहां से आ रहे हैं? ईएमआर से। इसका मतलब जब तक लाइट नहीं आएगी तब तक रिएक्शन इंड्यूस नहीं होगी, स्टार्ट ही नहीं होगी, ठीक है नहीं है? तो इसका मतलब ये हो गया कि ये रिएक्शंस जो हैं वो लाइट के द्वारा इंड्यूस होती है, और ये रिएक्शंस जो है, अगर कोई रिएक्शन होने वाली है
अगर कोई रिएक्शन होने वाली है तो उसकी लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो लाइट से इंड्यूस नहीं होती। अच्छा, इसको टेम्परेचर देकर भी आप स्टार्ट नहीं करवा सकते, इसको तो फिर भी करवा सकते हो, टेम्परेचर को एडजस्ट करके इस रिएक्शन को आप थर्मल रिएक्शन को स्टार्ट करवा सकते हो। लेकिन तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी का मान जो होता है वो डेल्टा जी कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस की कैटेगरी में आती है। थर्मो में देखा होगा आपने, कौन सी कैटेगरी में आती है बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस। याद है कुछ, ये वाली इक्वेशन नॉन स्पॉन्टेनियस की कैटेगरी में आती है। डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। जो खास बात है वो पहले लिखो और फिर छोटी मोटी बातें लास्ट में लिख देना, ठीक है। नहीं है यहाँ पे ये डेल्टा जी पॉजिटिव है नहीं, अगर कोई रिएक्शन है अपन बोलेंगे ये रिएक्शन है तो डेफिनेट रूप से स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा जी क्या होगा इसका, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा। कोई दिक्कत बेटा, पहला नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस, लाइट आएगी तभी स्टार्ट होएगा, ठीक है नहीं है। अब दूसरी चीज जो समझने की कोशिश करना, देखो इधर यहां पे क्या होता है, जब लाइट आ रही है तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन, एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन। अगर फोटोन बोले तो ठीक है, नहीं क्वांटा बोल दो, एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन और क्वांटा टेक प्लेस, ठीक है नहीं है, ड्यूरिंग द रिएक्शन। और यहां पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन भी होगा और इवोल्यूशन भी होगा, बाहर भी निकलेगी, ठीक है, ऑफ हीट, कुछ भी हो सकता है। यानी कि आपकी जो Q है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और Q नेगेटिव भी हो सकती है। आप Q बोल दो, डेल्टा H बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। रिएक्शन की ऊष्मा, हीट ऑफ रिएक्शन, वो बोल सकते हो आप। तो यहाँ पे Q क्या हो गया, पॉजिटिव, यहाँ पे Q क्या हो गया आपका, नेगेटिव हो गया, ठीक है कि नहीं है। पॉजिटिव वाली को एंडोथर्मिक बोलते हैं अपन, यहाँ पे अपन इसको क्या बोलेंगे बेटा, एक्सोथर्मिक, बाहर निकलती है, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा छिपी, कोई दिक्कत, ठीक है कि नहीं। अब और चीज थोड़ा सा और है कि अपन इसमें और विश्लेषण करेंगे। देखो इधर आराम समझना कि जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है उसमें पूरा मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट नहीं लेता, पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट लेता है, ठीक है नहीं है। यानी कि आप ये बोल सकते हो वन मॉलिक्यूल, ठीक है, और वन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ molecule get excited during the reaction by absorption of photon। क्या लिखा है, क्या समझा है, देख लेना आराम से, बिल्कुल सिंपल। मैंने क्या कहा, एक मॉलिक्यूल हो सकता है, एक मॉलिक्यूल का स्पेशल पार्ट हो सकता है। कैसे, मान लो एसिडोफिनोन है, आप चाह रहे हो एसिडोफिनोन में कि ये ग्रुप ही क्या हो, एक्साइटेड हो और ये ग्रुप ही प्रोडक्ट बनाए, तो ऐसा पॉसिबल है। लेकिन थर्मल रिएक्शन में तो क्या होता है, थर्मल रिएक्शन में तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ही एक्साइटेड होता है, होल पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल get excited during the reaction by absorption of heat। क्योंकि हीट जो है इक्वली मिलेगी सबको, सब एब्जॉर्ब करेंगे, सब एक्साइटेड होंगे। बात समझ में आई? आपको आइडिया लगा कि यहाँ पे टेम्परेचर इफेक्ट लागू होगा नहीं होगा? हाँ भाई, टेम्परेचर इफेक्ट लागू नहीं होगा यहाँ पे, और यहाँ पे टेम्परेचर इफेक्ट लागू होगा। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो टेम्परेचर, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन और यहाँ पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। यानी आप टेम्परेचर को कितना भी चेंज करो, फोटोकेमिकल रिएक्शंस पर इसका इफेक्ट नहीं होता है, ध्यान रखना, टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता है। जबकि रेट ऑफ रिएक्शन का टेम्परेचर पर जो होता है वो एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट का इफेक्ट होता है, जिसको अपन पैराबोलिक इंक्रीमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है कि नहीं है। वो आरएनएस के हिसाब से चलेगा, किसके हिसाब से चलेगा, आरएनएस के हिसाब से चलेगा। देखो पता है ना, फॉलो आरएनएस इक्वेशन, बहुत काम की चीज है। डायग्रामेटिक पता क्या ना इसको, आप जितना ज्यादा आप डायग्रामेटिक चलोगे उतने बढ़िया नंबर आएंगे आपके, ठीक है नहीं है। क्लियर है, टेम्परेचर इफेक्ट नहीं होता,
यहाँ पे टेम्परेचर इफेक्ट होता है, यहाँ पे आप कांस्टेंट बताओगे, यहाँ पे आप पैराबोलिक इंक्रीमेंट बताओगे। नेक्स्ट जब अपन चेक करेंगे तो ध्यान रखना, आपको बता चुका हूं मैं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो हैं उन पर डेल्टा जी नेगेटिव होता है, इसलिए कोई भी कैटालिस्ट जो है, कैटालिस्ट आपको पता है कैटालिस्ट क्या होता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट लेगा कि नहीं लेगा डजंट मैटर, पर उस रिएक्शन को शुरू नहीं करता। यहाँ का जो फोटोकेमिस्ट्री का जो कैटालिस्ट है वो फोटोसेंसिटाइजर कहलाता है। क्या कहलाता है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, फोटो सेंसिटाइजर। क्या कहलाएगा, प्रकाश संवेदी। फोटोसेंसिटाइजर क्या करेगा, अगर कोई फोटोकेमिकल रिएक्शन लाइट देने पर भी नहीं हो रही है, आपने लाइट दी फिर भी नहीं हो रही है, तो उसमें क्या करो आप फोटोसेंसिटाइजर डाल दो। फोटोसेंसिटाइजर डालते ही वो रिएक्शन होने लग जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है नहीं है, तो ये रिएक्शन को क्या कर सकता है, कैन स्टार्ट ए रिएक्शन, एक रिएक्शन को स्टार्ट कर सकता है। ठीक है नहीं है, और यहां पे जो काम में आता है वो आता है कैटालिस्ट। और कैटालिस्ट क्या करता है, केवल और केवल रिएक्शन को त्वरित करता है, एस्केलेट करता है। क्या करता है बेटा, एस्केलेट करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने की कोशिश करता है। क्यों करता है, क्योंकि आपको पता है इन रिएक्शंस में जो रोल रहता है वो एक्टिवेशन एनर्जी का रहता है। क्या रहता है, एक्टिवेशन एनर्जी का। ये एक्टिवेशन एनर्जी है, सक्रिय एनर्जी, इसका रोल रहता है। तो कैटालिस्ट क्या करता है, अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करवाता है। क्या करवाता है बेटा, अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करवाता है। और मैं ये कहूं कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। वहां पे क्या जरूरत पड़ती है, सफिशिएंट एनर्जी का फोटोन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सफिशिएंट एनर्जी का फोटोन होना चाहिए। ये उसकी ग्राउंड स्टेट है मॉलिक्यूल की, और ये एक्साइटेड स्टेट है, और इसको ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा, तो इसमें जो अमाउंट लगेगा एनर्जी का वो फिक्स लगेगा, E=hν। और अगर ये जो फोटोन है आपकी E=hν का है तो ये एक्साइटेशन हो जाएगा। अगर ये एक्साइटेशन नहीं हुआ तो ये रिएक्शन आपकी क्या नहीं होगी, प्रोड्यूस नहीं होगी, स्टार्ट नहीं होगी। तो ये स्टार्ट करवा देता है रिएक्शन को, कौन, फोटोसेंसिटाइजर। कैटालिस्ट किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कराता, केवल और केवल एस्केलेट करता है। कोई समस्या हो तो बता दो। नेक्स्ट एग्जांपल है अपने पास, एग्जांपल्स की बात करेंगे तो देखो थर्मल रिएक्शंस के बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, लेकिन फोटोकेमिकल के मैं बता देता हूं। एक तो फोटोसिंथेसिस, ठीक है नहीं है, पता है फोटोसिंथेसिस, CO2 वाटर है ना, क्लोरोफिल HNO बचपन से लिखते हैं, फूड बनता है। फोटोसिंथेसिस हुआ, ओजोन डिप्लीशन हुआ, ओजोन का क्षरण। ठीक है नहीं है, HBr का फॉर्मेशन H2Br2 से, ठीक है, और HCl का डिकम्पोजिशन। ये कुछ फोटोकेमिकल रिएक्शंस है, कोई दिक्कत। और डार्क रिएक्शंस के बहुत सारे एग्जांपल है, इन्हीं को हटा दो, HNO से नॉर्मल हो जाएगा आपका थर्मल रिएक्शन। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या सीखा, थर्मल और फोटोकेमिकल रिएक्शंस में डिफरेंस सीखा, और वो डिफरेंस जो काम किया, बाकी की आप बुक से देख लेना। हाँ, आपको जरूर बता दूं मैं कि जैसे जैसे मैं टॉपिक करवाता वो चलूँ, वैसे वैसे बुक से कंसीडर करते हुए चलना, ताकि आपको सीक्वेंस का आइडिया लग जाएगा। कोई दिक्कत बेटा, चले आगे। अब जो है अपने पास वो है लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, फोटोकेमिस्ट्री के नियम। क्या है बेटा, फोटोकेमिस्ट्री के नियम। तो देखो लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री कौन कौन से, लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। तो फोटोकेमिस्ट्री के हमारे पास बेसिकली 3 नियम है। कौन कौन से बेटा, 3 नियम। पहला नियम क्या कहलाता है, पहला कहलाता है ग्रोथस-ड्रॉपर लॉ। कौन सा लॉ, ग्रोथस-ड्रॉपर लॉ। ज्यादा बड़े बड़े नहीं है, छोटे छोटे हैं, ड्रॉपर लॉ। दूसरा लॉ है स्टोर-कांस्टेन लॉ, स्टोर-कांस्टेन लॉ। कौन सा लॉ है, स्टोर-कांस्टेन लॉ। और थर्ड है बीयर-लैम्बर्ट,
लैम्बर्ट लो। आप सोचोगे सर इसने वापिस डेरा डाल दिया, ये तो पिछले साल भी था, बिल्कुल था पिछले साल, इस साल भी आएगा। पिछले साल तो क्या है, सिंपल सा था, इस साल जो है डेरिवेशन है। क्या है बेटा इसका? डेरिवेशन। तो अपन एक एक नियम पढ़ लेते हैं। देखो इधर सबसे पहला जो नियम है अपने पास वो कौन सा है बेटा? वो है ग्रोथर्स-ड्रॉपर लो, जीडी लो। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है नहीं? इसको अपन बोलते हैं लॉ ऑफ फोटोकेमिकल एक्टिवेशन। क्या है? लॉ ऑफ फोटोकेमिकल एक्टिवेशन। क्या बोलेगा ये देखो पहला नियम है, और खास बात क्या है, इसका कोई भी असप्शन नहीं है, नो असप्शन रूल, ठीक है? इसका कोई भी क्या नहीं है बेटा? एक्सेप्शन नहीं है, कोई भी इसका अपवाद नहीं है, ठीक है? नहीं है, हिंदी में बोलेंगे इसका प्रकाश रासायनिक सक्रियण का नियम, ग्रोथर्स-ड्रॉपर का, ठीक है? नहीं है। अब सुनना मेरी बात, जब ईएमआर किसी सब्सटेंस के ऊपर ये सब्सटेंस है आपका, ठीक है? सब्सटेंस के ऊपर जब इंसिडेंट होती है, गिरती है, तो बहुत सारे फिनोमेना दिख जाते हैं, जस्ट लाइक रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं बेटा परावर्तन, टकराकर वापिस चला जाना, ठीक है? नहीं है, इसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन, अंदर की अंदर ही अवशोषण, ठीक है? इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन। क्या बोलेंगे बेटा? ट्रांसमिशन, पारगमन। और अगर किनारों से मुड़ जाती है थोड़ी सी, फिर निकलती है, फिर मुड़ जाती है, तो इसको अपन बोलते हैं रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। रिफ्रैक्शन के घने प्रयोग किए हुए अपने, बाल्टी में पानी और रोड टूटी हुई नजर आएगी, लकड़ी डालते थे ना, और मेले में जाते थे, बाल्टी लेकर दिया बीच में रख देते थे, सिक्का डालने की कोशिश करते थे, सिक्का इधर उधर भगता था वो, क्यों? क्योंकि यूं लगता था कि जो आपका दिया है वो सरफेस से उठा हुआ महसूस होता था, इसलिए लगता था कि यहीं है, डाल दो आ जाएगा, लेकिन होता कहाँ था, वो गहराई में। तो बहुत सारी फिनोमिना है, और भी लिख देता हूं मैं। एब्जॉर्प्शन हो गया, देखो स्कैटरिंग भी होती है, क्या होती है बेटा? स्कैटरिंग भी होती है, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, ट्रांसमिशन होता है, स्कैटरिंग होती है, कॉम्पटन इफेक्ट देखा जाता है, कॉम्पटन इफेक्ट देखा जाता है, इंटरफेरेंस देखा जाता है, डिफ्रैक्शन देखा जाता है, डिफ्रैक्शन देखा जाएगा, इंटरफेरेंस देखा जाएगा। बहुत सारे फिनोमिना है जो ऑब्जर्व होते हैं, क्यों? क्योंकि मैटर हैव ड्यूअल नेचर एंड ईएमआर हैव ड्यूअल नेचर, सो मेनी फिनोमिना आर ऑब्जर्व्ड हियर। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, ग्रोथर्स-ड्रॉपर क्या बोलता है, बहुत सारे फिनोमिना होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो फोटोकेमिकल चेंजेस हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया है, फोटोकेमिकल रिएक्शन है, वो हो रही है, तो वो केवल एक फिनोमिना की वजह से होगी। किसकी वजह से? हाँ जी बताओ, देखिए अपने आप ही सोचो, एब्जॉर्प्शन की वजह से। यानी कि इतनी सारी की प्रोसेस में से केवल एब्जॉर्प्शन एक ऐसा फिनोमिना है जिसके द्वारा फोटोकेमिकल प्रोसेस होती है। समझ गए आप? कोई दिक्कत? आपको ये नाम लिख के आने पड़ेंगे सारे के सारे, जितने भी आप जानते हो, जितने याद ले जाएं। क्यों? क्योंकि ये चीजें देखो अपने क्वांटम में भी आएगी, स्पेक्ट्रोस्कोपी में आएगी, सारी चीजें मैं समझाऊंगा डिटेल से, ठीक है? नहीं लेवल वाला पढ़ेंगे ताकि अपने को आगे दिक्कत नहीं आए। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि ये सारे फिनोमिना हो गए फोटोकेमिकल रिएक्शंस के लिए, कौन जिम्मेदार है? कौन सा फिनोमिना जिम्मेदार है भाई? हाँ जी, कौन सा फिनोमिना जिम्मेदार है फोटोकेमिकल चेंजेस के लिए? एब्जॉर्प्शन ऑफ क्वांटा या फोटोन। अब ये बताओ, इसका कोई असम्पशन हो सकता है क्या? सोचो एक बार, ठीक है? नहीं है। देखो ये जो लो था वो क्वालिटेटिव था, क्वांटिटेटिव नहीं था। एब्जॉर्प्शन करेगा, कितने करेगा नहीं पता, सही है नहीं है? इसको देख लेना, बाकी का मेरे हिसाब से मैंने बता दिया, आप अपने आप थ्योरी कंसीडर कर सकते हो इसकी, कोई दिक्कत। दूसरा जो नियम है वो समझने की कोशिश करना, वो है स्टोर्क-आइंस्टीन लो। देखो सेकंड लो है स्टोर्क-आइंस्टीन लो, ठीक है? नहीं, बिल्कुल सिंपल नियम है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। क्या बोलते हैं बेटा? लॉ ऑफ फोटोकेमिकल
केमिकल इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस, ठीक है। प्रकाश रासायनिक तुल्यांक नियम, बिल्कुल क्वांटिटी बताएगा। ये बोल रहा है कि जब किसी सब्सटेंस पर लाइट डाली जाती है, ये डालती लाइट, मान लो कि ए बी सब्सटेंस था, कोई दिक्कत बेटा, और इसके ऊपर आपने क्या किया, यहां से ये लाइट इंसिडेंट करवा दी। पहली चीज, लाइट मस्ट हैव सफिशिएंट एनर्जी टू प्रोड्यूस केमिकल चेंजेस। लाइट के पास इतनी पर्याप्त ऊर्जा होनी चाहिए कि वो इसमें जो सब्सटेंस अपन ने लिया है उसमें केमिकल चेंजेस करवा सके, ठीक है नहीं है। जैसे ही ये फोटोन आएगा, इस फोटोन को ये एब्जॉर्ब कर लेगा, कर लिया। और इसने साथ में ये भी कहा कि बहुत सारे के मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन एक मॉलिक्यूल एक ही फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है नहीं है। तो स्टोरकाइस्टिन लॉ को अपन वन फोटोन वन मॉलिक्यूल फिनोमिना भी कहते हैं, वन फोटोन वन मॉलिक्यूल फिनोमिना, ठीक है नहीं है। यानी कि एक मॉलिक्यूल को एक फोटोन ही चाहिए, याद आ जाएगी बात। तो जैसे ही ये फोटोन लेगा तो गेट एक्साइटेड, और एक्साइटेड होकर ये कहां जाएगा बेटा, हाइयर एनर्जी लेवल्स में जाएगा। कहां जाएगा बेटा, हाइयर एनर्जी लेवल्स में। अब इससे पूछा गया कि एक फोटोन की इतनी एनर्जी है, तो अगर मान लो कि अपने पास मोल्स में फोटोन हो तो उनकी एनर्जी क्या होगी, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है नहीं है। एक फोटोन कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एक फोटोन एनर्जी इक्वल करेगा प्लांक एनर्जी की इक्वल, यानी कि एक फोटोन की। अगर मान लो कि एक मोल फोटोन की बात करें तो एक मोल फोटोन की बात करें तो एनर्जी ऑफ वन मोल फोटोन, वन मोल फोटोन की एनर्जी की बात करें तो अपन, तो ये हो जाएगा आपका कितनी हो जाएगी बेटा, आओ घातांक संख्या से मल्टीप्लाई कर दूं एच यू, कोई दिक्कत। और एनर्जी ऑफ वन मोल फोटोन जो है एक आइंस्टीन के इक्वल होता है, काहे के इक्वल होता है, एक आइंस्टीन के इक्वल होता है, ध्यान रखना। ये अगर आपसे पूछ ले कि व्हाट इज वन आइंस्टीन, तो आप बोलना कि एनर्जी ऑफ वन मोल फोटोन, यानी कि एक मोल मॉलिक्यूल को आपको एक मोल फोटोन देने पड़ेगी, यानी कि एक आइंस्टीन एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर दो मोल मॉलिक्यूल है तो आपको दो मोल फोटोन देने पड़ेंगे, यानी कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, दो आइंस्टीन के इक्वल एनर्जी देनी पड़ेगी। कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल है, आराम से कर सकते हो। देखो अगर बात करें अपन इसके चेंजेस की, देखो आराम समझना कि वन आइंस्टीन के बराबर कितनी एनर्जी होती है। कई बार क्या होता है, न्यूमेरिकल्स वगैरह दे देता है एग्जाम में, पूछ लेता है। तो देखो Na की वैल्यू आपको पता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है, ये तो फिगर है। और ये क्या है आपका 6.62 प्लैंक कांस्टेंट इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, यही है बेटा। और न्यू इक्वल टू होता है C अपॉन लैम्डा। कोई डाउट? फोटोकेमिस्ट्री का पहला वीडियो जो देख लेना बेटा, जिसमें पैरामीटर को डिस्कस किया हुआ है। तो C की ये वेलोसिटी जो है, वो वेलोसिटी कितनी है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर कितनी है बेटा, मीटर सेकेंड इनवर्स। और नीचे आ जाएगी आपकी वेवलेंथ डिवाइडेड बाई, जब इसको कैलकुलेट करेंगे अपन, आप कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ठीक है नहीं है। तो ये आ जाएगा 11.99 डिवाइडेड बाई लैम्डा। कितना आ जाएगा 11.99 डिवाइडेड बाई लैम्डा, क्या है भाई, जूल मोल इनवर्स। अगर आपको एनर्जी इसमें चाहिए तो क्या मिलोगे बेटा, सेंटीमीटर में लेना है आपको। ये इस प्रकार से कैलकुलेट किया हुआ है,
कोई डाउट? कर लोगे? इस टाइप का न्यूमेरिकल आ जाए। एक आइंस्टीन एनर्जी पूछ ले, आइंस्टीन की एनर्जी पूछ ले, वेवलेंथ दे देगा तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। थर्ड जो नियम है अपना वो है बियर और लैम्बर्ट का लॉ, बियर लैम्बर्ट लॉ, ठीक है, बियर लॉ। तो बीएससी सॉरी तो बियर लैम्बर्ट लॉ के बारे में आपने क्या पढ़ा है? बियर लैम्बर्ट लॉ के बारे में आपने क्या पढ़ा है? देखो बियर लैम्बर्ट लॉ क्या है, ये दो अलग अलग लॉ है आप। एक तो है बियर्स लॉ, बियर का नियम, एक है लैम्बर्ट का लॉ, लैम्बर्ट का, ठीक है नहीं? अब ये लॉ क्या बोलते हैं, देखो समझने की कोशिश करना, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। हमने यहां से क्या की बेटा, मोनोक्रोमेटिक लाइट पास करवाई। क्या पास करवाई? मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट करवा दी। मोनोक्रोमेटिक लाइट पास करवाई तो उसकी इंटेंसिटी हमने आई नोट ले ली। क्या ले ली बेटा? आई नोट ले ली, ठीक है नहीं? और इसमें हमने सैंपल को डाला हुआ है अपने, किसको डाला हुआ है? सैंपल। जब भी बियर लैम्बर्ट लॉ आए तो बियर लैम्बर्ट लॉ की थ्योरी के साथ साथ आपको इसकी लिमिटेशन भी लिख के आनी है कि इसकी लिमिटेशन क्या है, ठीक है? तो दो लिमिटेशन तो आपके सामने आ गई। एक तो लाइट मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। मोनोक्रोमेटिक का मतलब हो गया एक वर्णीय प्रकाश, यानी कि उसमें सिंगल वेवलेंथ लाइट होनी चाहिए, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट नहीं होनी चाहिए। जो लाइट दे रहे हैं अपन एक वेवलेंथ की आप इसमें से पास आउट करो, ठीक है नहीं है? दूसरी चीज, ये जो अपन ने लिया है सैंपल, ये होमोजीनस होना चाहिए। होमोजीनस का मतलब ये हो गया समांगी, एक प्रवस्था होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्रवस्था, ठीक है नहीं है? क्या होनी चाहिए? एक प्रवस्था होनी चाहिए, इम्प्योरिटी नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जो सब्सटेंस लिया है वो एसोसिएशन, डिसोसिएशन, पॉलीमराइजेशन इस टाइप की प्रोसेस में नहीं जाना चाहिए। टेम्परेचर सेंसिटिव होना चाहिए। टेम्परेचर सेंसिटिव का मतलब जब इसको अपन गर्म करें तो ये डिकम्पोज नहीं हो, वोलेटाइल हो जाए, वाष्पीकृत हो जाए, भाप बन जाए टूटने से पहले, ठीक है नहीं है? तो इस टाइप का सब्सटेंस अपन लेते हैं। तो सब्सटेंस जब इसके अंदर अपन ये गुजरेगा तो देखो पहला फिनोमेना तो ये हो गया, तो यहां से तो आई टी गया, यह नहीं गया, और यहाँ आई नोट एब्जॉर्ब हो गया और आई ए एब्जॉर्ब, और ये आई टी। तो ये जो आई नोट है वो किसके इक्वल है भाई? इक्वल है आई ए आई टी, ये आर है, रिफ्लेक्टेड है ना, रिफ्लेक्टेड, और इन तीनों के बराबर है। और हमें चर्चा केवल इन दो की करनी है, और आपको अच्छी तरह पता है कि आई नोट की वैल्यू किससे ज्यादा होनी चाहिए? आई टी से। एब्जॉर्प्शन हम कब बोलते हैं? जब आई नोट की वैल्यू आई टी से ज्यादा हो, यानी कि इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड से ज्यादा होनी चाहिए, तो हम उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा? कि भाई एब्जॉर्प्शन हुआ है, नहीं तो नहीं हुआ एब्जॉर्प्शन। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब यहां पे बियर लैम्बर्ट लोग क्या बोलता है, बियर अलग बोलता है, लैम्बर्ट अलग बोलता है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है सी मान लेते हैं, सी मोल डीएम क्यूब, ठीक है नहीं है? और इसकी लेंथ जो है वो मान लेते हैं एल डेसीमीटर, मान लिया। तो ये तो बोलता है कि जो एब्जॉर्बेंस होती है, जो एब्जॉर्ब हुआ है यहाँ पे मैटर, एब्जॉर्बेंस है, जो मैटर यहाँ पे, जो लाइट यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई है, ए हुई है, वो किसके प्रोपोर्शनल है बेटा? कॉन्सेंट्रेशन की। और एल से लैम्बर्ट बनता है, तो ए यहाँ पे किसके प्रोपोर्शनल है? बताओ देखिए, एल के प्रोपोर्शनल, लेंथ के, ठीक है नहीं है? यानी कि जितना बड़ा सैंपल सेल होगा एब्जॉर्बेंस उतनी ही ज्यादा होगी, अवशोषकता उतनी ही ज्यादा होगी। माध्यम की जो यहाँ पे अपन ने लिया है, बात समझ में? अगर मान लो कि इतनी बड़ी है, इतना बड़ा ये सैंपल सेल है मान लो, तो लाइट को ज्यादा देर ट्रेवल करना पड़ेगा, उसको निकलने के लिए टाइम लगेगा। इस ड्यूरेशन में यहाँ पे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन उसका बढ़ेगा। लाइट जितनी देर अंदर रहेगी इंटरेक्शन उतना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा उतना ही ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। समझ में आ गई बात? तो एब्जॉर्बेंस जिसकी लेंथ ज्यादा होती है उसका ज्यादा होता है,
और एब्जॉर्बेंस जिसमें इसकी कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है, अगर मान लो कि विलय के पार्टिकल, सोल्यूट पार्टिकल अगर ज्यादा है तो इंटरेक्शन ज्यादा होगा, ठीक है नहीं है। अब जब इसको हमने हटाया, इसको जब हटाया तो यहां पे लगा के सी, कांस्टेंट को हटाया, इसको हटाया, प्रोपोर्शनल की तो कांस्टेंट, यहां पे भी मान लो कि के डैश लगा एल। तो दोनों क्या है, एब्जॉर्बेंस है। तो आप चाहो तो इनको एक साथ लिख सकते हो। इसको जब एक साथ लिखोगे आप, इन दोनों को एक साथ लिखोगे तो ये कैसे लिखा जाएगा बेटा, ए, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू सी एल, प्रोपोर्शनल टू सी एल। ये कौन सा लो हो गया, बीयर लैम्बर्ट लो। कौन सा लो हो गया बेटा, बीयर लैम्बर्ट लो। कोई दिक्कत? जब इस प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाएंगे तो यहां पे लगेगी ई। इसको क्या कहते हैं, मोलर एब्जॉर्बेंस या मोलर एब्जॉर्बिटी। क्या बोलते हैं बेटा, मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट भी बोलते हैं, एब्जॉर्बिटी भी बोलते हैं अपन इसको, ठीक है नहीं है। और देखो एब्जॉर्बेंस जो होती है वो यूनिटलेस होती है, क्वांटिटी नहीं है, इसकी यूनिट ही नहीं है, यूनिटलेस। कोई डाउट, यूनिटलेस। और जब हम इसकी यूनिट निकालने जाते हैं तो ये तो आएगा, ये तो यूनिटलेस है। और कंसंट्रेशन की क्या आएगी बेटा, मोल डिवाइडेड बाई डीएम क्यूब, और ये डीएम, ये कट गया, स्क्वायर बच गया यहाँ पे, और ये स्क्वायर ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा मोल इनवर्स डीएम स्क्वायर। एक यूनिट तो ये है। अगर मान लो डीएम की जगह सेंटीमीटर दिया हुआ है तो क्या बनेगा, मोल इनवर्स डीएम क्यूब और सेंटीमीटर इनवर्स, ये बनेगी यूनिट। ये बीएचयू में पूछा होगा क्वेश्चन बेटा, ठीक है नहीं। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकते हैं, पर न्यूमेरिकल्स में ध्यान रखना, यूनिट की बात अलग है, न्यूमेरिकल्स में आपको दोनों को एक जैसी यूनिट में लेना पड़ेगा, ठीक है। मोल पर लीटर आता है, बहुत बढ़िया बात, मोल पर लीटर का मतलब मोल डीएम क्यूब भी होता है, क्योंकि 1 लीटर बराबर 1 डीएम क्यूब होता है। 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1 डीएम क्यूब होता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। डीएम से डीएम कैंसिल हो गया, 2 बचे, ठीक है नहीं है। इसलिए जो भी यूनिट आएगी वो इसमें आ जाएगी, चेक कर लेना एक बार यूनिट के लिए, ठीक है नहीं है। सेकेंड ईयर में इसका पूरा डेरिवेशन था, ठीक है नहीं है। अब ऑफिशियल स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। तो ऑफिशियल स्टेटमेंट की तरफ कैसे, देखो इधर समझने की कोशिश करना। मैंने क्या कहा, मोनोक्रोमेटिक लाइट की इंटेंसिटी में कमी हो रही है, यही तो बोला है मैंने। क्या बोला है मैंने, मोनोक्रोमेटिक लाइट की इंटेंसिटी में कमी हो रही है। कब, जब वो होमोजेनस मीडियम से क्या कर रहा है, गुजर रहा है। तो अपन ये कह देंगे, जब एक मोनोक्रोमेटिक लाइट किसी होमोजेनस मीडियम से गुजरता है तो उसकी इंटेंसिटी में होने वाली कमी, इंटेंसिटी में लेंथ के साथ होने वाली कमी, ठीक है नहीं, मोनोक्रोमेटिक लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, वो भी आने वाली, जाने वाली नहीं, आने वाली। तो इसको अपन ने ऐसे देखा था, देखो दोबारा बोल दूंगा डेफिनेशन, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है या दिक्कत आई है। देखो ये मान लो कि हमने एल लेंथ है और यहां से मोनोक्रोमेटिक लाइट आप पास करवा रहे हो, आई नोट, ठीक है नहीं है, और यहां से आई टी आपकी बाहर निकल रही है, क्लियर है। तो हम क्या बोलेंगे, लैम्बर्ट लॉ बोलता है कि जब किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट को किसी होमोजेनस सैंपल से गुजारा जाता है तो जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है आने वाली, जिसको अपन बोलते हैं इंसिडेंट, क्या बोलते हैं, इंसिडेंट, आपतित, इंसिडेंट, ठीक है। इंसिडेंट ईएमआर जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी में, उसकी इंटेंसिटी में होने वाली कमी, किसके साथ, लंबाई के साथ। देखो, और वहां पे किसके साथ आएगी, बीयर लॉ में, ये तो लैम्बर्ट का है, बीयर लॉ में किसके साथ आएगी, कॉन्सेंट्रेशन के साथ, ठीक है नहीं है। वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी के साथ, ठीक है नहीं है। अब इसको अपन क्या करेंगे बेटा, इसको प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाएंगे और यहाँ पे के लगा देंगे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो डी आई अपॉन, देखो आई नोट यहाँ पे आ गया, मान लो क्या आ गया, आई नोट आ गया,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो ये हो गया माइनस के डीएल। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन अपन को करना जरूरी है क्योंकि ये जो है 0 to L है और वो क्या है I नोट टू IT, इसलिए इंटीग्रेशन जरूरी है। इंटीग्रेशन क्यों जरूरी है पता लग गया, इंटीग्रेशन कर देते हैं। देखो इसका इंटीग्रेशन अपन ने किया I नोट से IT कर दिए, DI अपॉन I नोट इक्वल टू माइनस के 0 to L DL, और इसका इंटीग्रेशन आपको पता है ln I नोट, कहां से कहां जाएगा, I नोट से IT। भाई इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x ही तो होता है। हाँ भाई ठीक है नहीं है, और यहां पे क्या आएगा माइनस के, ये आएगा आपका L 0 to L। तो अपन क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये करेंगे बेटा। माइनस क्या है यहाँ पे है केवल L, लगा दी अपन ने लिमिट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 0 हो गई दूसरी वाली लिमिट। अब समझने की कोशिश करना आप, जब इसको आप लिखोगे लॉग की फॉर्म में तो ये होएगा ln IT अपॉन I0 इक्वल टू माइनस के, ये था। जब एंटी लॉग ले लेंगे अपन, क्या ले लेंगे बेटा, इसका एंटी लॉग लेंगे तो इसका ln हट जाएगा और ये एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में जाएगा, एक्सपोनेंशियल की पावर में जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, IT इक्वल टू I नोट एक्सपोनेंशियल माइनस के। और अगर ये तो कौन सा लैम्बर्ट वाला फॉर्म आ गया ना, और अगर बियर का फॉर्मेट देखें तो सेम फॉर्मूला बनेगा, केवल यहाँ पे क्या आ जाएगा CL, न्यूमेरिकल में जहाँ पे L लगा हुआ है वहां पे C लगा देना, ठीक है नहीं है। और बियर लैम्बर्ट लो अगर दोनों देखना चाहते हो एक साथ तो IT इक्वल टू I नोट एक्सपोनेंशियल माइनस ECL, क्या आ गया बेटा, ECL, क्या आ जाएगा ECL, ठीक है। ये कौन सा आ गया, बियर लैम्बर्ट लो। अब बियर लैम्बर्ट लो में ECL क्या होता है, ECL होता है A, अभी बताया था आपको क्या होता है बेटा, ECL जो होता है वो क्या होता है A। तो आप देखो इधर चेक करना, IT इक्वल टू I नोट एक्सपोनेंशियल माइनस E है, E की पावर A हो गया। अब चाहो तो इसको वापस उसी फॉर्मेट में लिख सकती हो और एक डेफिनेशन दे सकते हो एब्जॉर्बेंस की। कैसे, देखो एक काम करो, इसको रिवर्स कर दो, रिवर्स करोगे तो क्या आएगा, I नोट IT, क्या आ जाएगा ये चेक करो, E की पावर A, और जब लॉग लोगे इसका तो I नोट अपॉन IT, ये तो ln फॉर्म में गया ना, कहीं नहीं गया ln की फॉर्म में, और ये हो गया आपका A। तो आप चाहो तो इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। कई बुक्स में जो है log I नोट IT इक्वल टू A दे रखा है, घबराना मत, एक ही बात, ठीक है नहीं है, क्योंकि वो चेंज किसमें हो गया है, E में हो गया है। 2.303 से मल्टीप्लाई होगा, फिर इधर आएगा तो डिवाइड होगा, वो सब में डिवाइड होगा तो एडजस्ट किसमें होगा, कांस्टेंट में होगा। और ये जो होता है वो होता है log 1/t के इक्वल, ये सारी इक्वेशन। तो एक्चुअल में ये इक्वेशन याद रखनी होती है। आप चाहो तो यहां से एब्जॉर्बेंस की डेफिनेशन दे सकते हो, देखो ठीक है नहीं है, किसका, नेचुरल लॉग ऑफ रेशियो ऑफ इंसिडेंट इंटेंसिटी एंड ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी। कोई दिक्कत, बिल्कुल इजी है, आराम से कर सकते हो। इसके ऊपर न्यूमेरिकल वगैरह भी आते हैं, ग्राफ वगैरह भी आते हैं, ठीक है नहीं है। मेरे को लगता नहीं है इतना लंबा चौड़ा आएगा क्योंकि बियर लैम्बर्ट लॉ हल्का फुल्का आता है। बियर लैम्बर्ट लॉ में आप जो है ढंग से समझना क्या कह रहा हूं। बियर लैम्बर्ट लॉ में आप सबसे पहले छोटी छोटी डेफिनेशन लिख के होगी कि बियर ने क्या बोला था, लैम्बर्ट ने क्या बोला था, इस प्रकार से चलोगे यार, ठीक है नहीं है। ये चीज बतानी बहुत जरूरी है क्योंकि यही बेस बना था बियर लैम्बर्ट लॉ का कि भाई इंटेंसिटी कम हुई तो क्यों कम हुई, ठीक है नहीं, उसी को समझाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है नहीं है। उसके बाद में ये कार्यक्रम करके आना है, यूनिट बता के आनी है और फिर डेरिवेशन करके आना है इसका, ठीक है नहीं है। केवल लैम्बर्ट का करके आना है, बियर का एज सच लिख के आना है, इसी प्रकार से बियर का भी हो जाता है, ठीक है नहीं है। कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत कोई समस्या। और जब इसकी एंडिंग कर दो आप तो एंडिंग इस इक्वेशन के साथ होनी चाहिए, पहले कह रहा हूं
एंडिंग इस इक्वेशन के साथ होनी चाहिए। अब यहाँ पे टी जो है वो ट्रांसमिटेंस होता है। क्या होता है बेटा? ट्रांसमिटेंस। ट्रांसमिटेंस से सेंस क्या है बता देता हूं। यहां से मान लो कि 100 है लाइट, और इसका जो टी है वो 40 है। 40 है, इसका मतलब ये हो गया कितनी पास आउट करेगा ये? इसका 40% पास आउट होने देगा। ठीक है भाई, टी 40% इसका मतलब क्या है? इसका 40% ही पास होने देगा। अगर यहाँ पे 90 होता तो 90% पास होने देगा। जितना ट्रांसमिटेंस होगा उतनी पास आउट होगी लाइट। तो यहाँ पे ये कितना आ गया? मान लो कि एक और अपन ने लगा दिया, और यहाँ पे अब की बार लगा दिया अपन ने ट्रांसमिटेंस 50% फिर लाइट। तो आपसे क्या पूछ सकता है बेटा? आई टी बताओ, क्योंकि आई नोट आपको दे दी है। देखा आपने क्या दे दी है? आई नोट आपको दे दी है, ट्रांसमिटेंस दे दी है। तो सिंपल सी बात है, इन तीनों को कंटिन्यू गुणा कर दीजिए आप। किसको? लेकिन एक चीज ध्यान रखना, मल्टीप्लाई करने से पहले कह रहा हूं कि आप किस प्रकार से मल्टीप्लाई करोगे। ये एक्चुअल में 0.4 है, ये 0.6 है, ठीक है नहीं है? और फिर उससे मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया? चेक करो एक बार, देखिए ये 0.5 है, तो ये आपका हो गया 2, और 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 200। तो होनी चाहिए ये भाई। ट्रांसमिट आई नोट जो है आपको सीधा सीधा फॉर्मूला बता देता हूं, आप कंफ्यूज मत हो। देखो इधर आपको करना क्या है, अगर मान लो कि आई टी पूछ रहा है तो आपको करना क्या है? T1 इंटू T2 इंटू T3 चलते जाओ, जितनी देर की है उसको आई नोट से मल्टीप्लाई कर देना। लेकिन लेना पॉइंटों में है ये वाला, और उसको चाहे वैसे ही ले लो। कितना हो गया ये? 0.4 0.5 इंटू 100, तो ये हो गया 20। आई टी इक्वल टू कितना बचेगा आपके पास? केवल 20 बचेगा। यानी इतनी लाइट क्या हो रही है आपकी? ट्रांसमिटेड होगी। कोई दिक्कत? कर लोगे आराम से। बी एल लिमिट लो, इजी है, न्यूमेरिकल्स आएंगे तो भी कर लोगे आप। अब जो है अपन इसकी जो प्राइमरी सेकेंडरी फिजिकल केमिकल प्रोसेस वो देखेंगे। छोटा सा चैप्टर है, 3-4 वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही बेटा, ठीक है नहीं है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, नमस्कार, जय हिंद।